41 परिवारों के 71 सदस्य राहत शिविरों में छोड़ के चले गए किराए। सुबन भाई सोहन ठीक। रघुवीर भाई नमस्कार। नमस्कार अक्की जी। सलाम प्रभात भाई। प्रणाम साहब। तो साथियों नमस्कार। और आज भी हम लोगों का तहसील में धरना जारी रहा और संडे होने के बावजूद लोग वहाँ पहुँचे, धरना रहा। और लेकिन जो है ये ज़रूर है कि प्रशासन का पिछले 2 दिनों में हम देख रहे हैं कि चाल जो है और सुस्त हुई है। बहुत सारे जो अधिकारी यहाँ कैंप किए हुए थे, चाहे वो जिलाधिकारी हों, सीडीओ हों, एडीएम हों या अन्य जो तहसीलों से या अन्य जगहों से जो कर्मचारी यहाँ अतिरिक्त ड्यूटी पर लगाए गए थे, उनमें से अधिकांश जो है अब नदारद हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो या तो प्रशासन ने सब कुछ काम निपटा लिया है, सब कुछ तय कर लिया है, या फिर जो है कुछ दिनों का उन्होंने अवकाश लिया है। और इससे जो है लोगों की लेकिन शिकायतों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि लोगों की सुनवाई कम हो गई है। और इसको लेकर के हम लोगों ने आज तहसील में ये बात रखी भी कि अगर प्रशासन जो है ऐसा ही ढीला ढाला बना रहता है तो फिर हमको अपने आंदोलन में उसकी दिशा को फिर से बदलना होगा या कुछ अन्य कार्यक्रम हाथ में लेने होंगे, जिसमें हमने कहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमको तहसील में तालाबंदी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि जब वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर उसके चलने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी हमने आज चेतावनी दी है कि अगर जो है सोमवार तक जो है प्रशासन और प्रशासनिक जो अमला है वहाँ दोबारा से सक्रिय नहीं होता है तो हमको ये कार्यवाही भी आंदोलन में करनी पड़ेगी। बाकी जो है आज शाम को 2 बैठकें जोशीमठ में हुई हैं और एक में तो मैं खैर बहुत थोड़ी समय के लिए ही रह पाया। जो होटल एसोसिएशन के लोगों की मीटिंग थी, उन्होंने भी मुझे आमंत्रित किया था, तो वहाँ अपनी बात कह करके मुझे निकल जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ दूसरी मीटिंग संघर्ष समिति की चल रही थी। तो उसमें रहा 1-2 घंटा वो मीटिंग चली है। उसमें बहुत सारे सवालों पर, मुद्दों पर चर्चा हुई है। और क्योंकि लोगों की बहुत तरह की आशंकाएं हैं, बहुत तरह की चिंताएं हैं, और सरकार की तरफ से क्योंकि अभी तक कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट निर्देश किसी भी संदर्भ में, चाहे वो विस्थापन का सवाल हो, चाहे वो पुनर्वास का मामला हो, या लोगों को अस्थायी तौर पर कहीं शिफ्ट करने का मामला हो, या मुआवजे का मामला हो, जो लोगों का नुकसान हो रहा है रोज,
उस नुकसान की भरपाई का मामला हो, भूमि के मूल्य का सवाल हो या जो घर के मूल्य का सवाल हो, उस पर कोई भी स्पष्ट नीति नहीं दिखाई दे रही है। तो अब तो ये लग रहा है कि प्रशासन जो है सारी स्थिति को सामान्य बना देने की, मतलब सामान्य तो है नहीं, स्थितियां तो असामान्य ही हैं, लेकिन वो अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से और लगातार अपनी ढिलाई के जरिए, यानी कि आप कोई ध्यान मत दीजिए, समस्या पर बात मत कीजिए, तो इस तरह से जब आप समस्या की उपेक्षा करेंगे तो स्थिति जो है ऐसे में अपने आप ही सामान्य लगने लगेगी। जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में ये हुआ है कि जो लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे थे होटल्स में, तो वो जो है लगातार उन होटल्स को छोड़ करके लोग जो है जा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि अगर बहुत समय तक आप लोगों को एक ही कमरे में 6-6 लोग, 5-5 लोगों को ठूस कर रखेंगे तो निसंदेह लोग जो है परेशान हो जाएंगे, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाएंगे, और इससे जो है मानसिक अस्वस्थता के बढ़ने की संभावना रहेगी, जो कि दिखाई देने लगा है। और अब जो है लोग उन होटल्स को, उन अस्थायी शिविरों को छोड़ करके जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही लगभग 70 से ज़्यादा लोग जो है इन शिविरों को छोड़ करके जा चुके हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि अब आपको जो आंकड़ा मिल रहा है तो वो आंकड़ा कम हो जा रहा है, यानी कि पहले जहां 900 से ज़्यादा लोग शिविर में रह रहे थे, तो यानी कि 950 या 960 लोग, तो वो धीरे 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 कम होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही जो परिवार वहां रह रहे थे, तो परिवारों की संख्या भी कम होती चली जा रही है। तो इससे जो है आपका आंकड़ा तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन जमीन पर वास्तविक स्थिति बदल नहीं रही है। और जो है यहाँ उसमें जो डेली बुलेटिन है उसमें है तो सही इसका जिक्र कि जो लोग किराए पर चले गए हैं, तो लेकिन आप इस तरह से अगर लोगों को इस बात के लिए मजबूर करते हैं कि वो जो है अपनी व्यवस्था स्वयं करें, जबकि आप उसके लिए जो है अतिरिक्त से पैसा नहीं दे रहे हैं, जो कि हमने शुरू में कहा था कि आप लोगों को 5 लाख रुपए तक दे दें ताकि जो है लोग स्वयं अपनी व्यवस्था कर लें, है ना। आपने जो है कहा हमसे कि हम 2000 4,000 प्रीफैब हट बना लेंगे और उसमें लोगों को शिफ्ट करेंगे, तो उसमें भी कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। अब अगर आप शहर से दूर कहीं प्रीफैब बना भी लेंगे 2-4-5, तो वहाँ इतने लोगों को एकोमोडेट कैसे करेंगे और उनके लिए जो है स्कूल के खुलने पर उनके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं उनके बच्चे तो यहीं जोशीमठ में पढ़ते हैं और इसको लेकर के लोगों में चिंता होने लगी है। हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके सामने ये समस्या आने लगी है कि कुछ दिनों में उनके विद्यालय स्कूल खुलेंगे, लेकिन वो जो है जिन कमरों में रह रहे हैं होटल के एक कमरे में, वहाँ से उनके लिए अपनी पढ़ाई सुचारू कर पाना, स्कूल आना जाना, उसके अलावा पढ़ाई तो संभव नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक अपना स्पेस उनको चाहिए पढ़ने लिखने का। तो वो जो है समस्या आने वाली है और आ रही है, और बच्चे जो है उसको लेकर के परेशान हैं। तो और कुछ जगहों तो स्कूल्स में ही शिविर बने हुए हैं, तो वहाँ कैसे लोग स्कूल खुलेगा, क्योंकि यहाँ तो शिक्षा विभाग के आदेश आ गए हैं कि स्कूल पहले की तरह ही जैसे खुलते थे वैसे खुलेंगे। लेकिन ऐसे में कि जब स्कूल्स को आपने जो है इस तरह के केंद्र बनाया हुआ राहत शिविर जैसा, तो वहाँ फिर बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। और ये समस्या कल परसों में आई भी है, एक जगह लोगों को खाली करने के लिए कहा भी गया। तो हमने यही कहा था कि लोगों को खाली करने से पहले आप विकल्प दीजिए, उनको कहीं अन्य जगह पर जो है जाने का विकल्प पहले मुहैया कराइए, फिर आप जो है जाने को कहिए। तो ये एक वो है। होटल एसोसिएशन की भी आज मीटिंग हो रही थी, तो उसमें भी मैंने ये बात कही है कि हम लोगों ने सरकार के सामने ये सुझाव रखा था कि आप जो है जो केंद्र सरकार की रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है 2007 वाली, उसमें जो है यहाँ की व्यावसायिक स्थिति को और यहाँ के भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर जो है उसमें सुधार करते हुए और उस नीति के अनुसार नीति बनाए,
लेकिन अभी तक उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल ये जरूर दिखाई दे रहा है कि एक बयान आया है जिसमें कहा गया कि हम जोशीमठ के लिए एक अलग से नीति बना रहे हैं, लेकिन वो नीति क्या है, उसमें क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, उसकी अभी कोई चर्चा नहीं है, ना उस पर कोई ड्राफ्ट अभी बाहर आया है। वो ड्राफ्ट आता तो हम उस पर चर्चा करते, हमको ठीक लगा नहीं लगा। तो शाम वाली मीटिंग में भी जो संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है उसमें भी बहुत सारे सवाल निकले हैं, लेकिन मुख्यतया भूमि के मूल्य को लेकर के और मकान के रेट को लेकर के उसमें बात हुई है, जिस पर कि लोगों ने सुझाव दिए हैं। वो सुझाव कमेटी के सामने रखे जाएंगे। अब वो कितने माने जाते हैं नहीं माने जाते वो एक अलग सवाल है। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि जो है सरकार ने जितने वैज्ञानिकों को यहाँ लगाया और उन्होंने जो जांच की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, लेकिन उस रिपोर्ट का भी कोई खुलासा नहीं है कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। अभी मीटिंग में लगातार लोग ये सवाल पूछते रहे कि सरकार कह रही है एक तरफ की 30% 40% इलाका प्रभावित है और दूसरी तरफ कह रही है कि जो है वो 70% ठीक है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है ये कैसे ठीक होगा? अगर जो है ये पहाड़ का इलाका है, अगर इसमें 40% शहर जाता है तो बाकी कैसे सुरक्षित रहता है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि दूसरा इलाका भी, तीसरा इलाका भी पूरा भूस्खलन से प्रभावित है। तो कैसे आप इस बात को निश्चित करेंगे, तय करेंगे कि कौन सा इलाका सुरक्षित रहने वाला है? और अगर ऐसा कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है, इस बारे में कोई स्पष्ट कोई उनकी धारणा है या कोई स्पष्ट उन्होंने जो है वैज्ञानिक खोजबीन के बाद कुछ नतीजा निकाला है, तो लोगों को बताया जाना चाहिए ताकि लोगों के मन में जो संदेह है, आशंका है, वो दूर हो सके। क्योंकि लोग तो अपने हिसाब से अनुमान लगाएंगे। जब आप सीधा सीधा साफ साफ लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग तो अपने अनुमान लगा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमको रातों को नींद नहीं आ रही कि अब हमारे घर का क्या होगा या हमारे शहर का क्या होगा। ये सारी आशंकाएं हैं। तो कौन सा इलाका सुरक्षित रहने वाला है या जो नहीं भी रहने वाला है उसको हम कैसे सुरक्षित करेंगे? क्या उसमें वैज्ञानिक प्रणाली है, क्या उसका तरीका है? ये तो आपको लोगों के सामने रखना चाहिए। लेकिन बजाय आप जो है तथ्यों को, आंकड़ों को, वस्तु स्थिति को लोगों के सामने साफ साफ रखने के, आप उनको छुपाने में ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जो है मीडिया में चीज़ें नहीं आएंगी, अखबार में नहीं आएंगी, टीवी मीडिया नहीं दिखाएगा तो चीज़ें दब जाएंगी, नहीं है ना। यहाँ तो क्योंकि लगातार एक आंदोलन है और उसके जरिए जो है मीडिया तक, चाहे वो एक सीमित दायरे में है, वो बात जा रही है और वो बात जाएगी भी। और हमने तो लगातार इस बात को कहा है कि जब तक जो है अंतिम फैसला नहीं होता, लोगों के साथ अंतिम व्यक्ति तक जो है जब तक न्याय नहीं होता, तो ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये लड़ाई जारी रहेगी और अगर आप छुपाएंगे भी तो आज नहीं तो कल जो है ये दुनिया तक, देश तक ये बात जाएगी ही जाएगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप आंकड़ों को, तथ्यों को, वैज्ञानिक अध्ययनों को लोगों को बताएं, स्थिति को स्पष्ट करें, अपनी नीति को स्पष्ट करें। अन्यथा जो है ये जो धैर्य लोगों का है वो धीरे धीरे चूकने लगेगा। और परसों भी जो है इसको लोगों ने दिखाया। 27 तारीख जनवरी को एक बड़े प्रदर्शन के जरिए लोगों ने अपनी भावना व्यक्त की है कि इस पूरे पैनखंडा ब्लॉक की जनता जो है, पैनखंडा क्षेत्र की जनता इस आंदोलन के साथ अपने आप को संबद्ध मानती है, इसके समर्थन में है और वो जोशीमठ को बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो ये लोगों ने दिखाया है। तो इसका संदेश सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक इतने से छोटे से शहर में और एक छोटे से ब्लॉक में और एक कॉल पर, कोई बहुत मेहनत हम लोगों ने नहीं की थी, उसके बावजूद जो है लोग केवल अपील करने पर ही फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से और इतने सारे लोग सड़क पर आ गए। तो इसके संदेश को समझा जाना चाहिए। हमने उस दिन भी कहा है 27 तारीख को कि अगर जो है यही रवैया रहा तो हम मेहनत करके फिर गांव-गांव जाएंगे तो फिर ये संख्या बढ़ भी सकती है। हम पूरा ब्लॉक जो है जोशीमठ के साथ खड़े होने के लिए, उनकी भावना यहाँ है। और क्योंकि जोशीमठ के लोगों ने भी इस पूरे ब्लॉक में जितने गांव हैं, लोग उनके साथ खड़े रहे हैं उनके सुख दुख में, तो निश्चित तौर पर वो गांव वाले भी हमारे साथ खड़े हैं और वो कल फिर अगर हम बुलाएंगे तो आएंगे। तो इस बात को समझना चाहिए सरकार को कि इस लड़ाई को, इस समय में, इस आपदा के समय में इसको आर पार के लड़ाई में बदलने से बचना चाहिए और बजाय इसके लोगों का सहयोग लेते हुए इस आपदा से निपटना चाहिए। और ये पूरा शहर इससे प्रभावित है और पूरा नगर इससे प्रभावित है। और हम ये लगातार, हमने आज भी उस मीटिंग में कहा और बार बार हम
अपने वक्तव्य में भी तहसील में कहा कि हम तो ये मानते हैं कि पूरा नगर इससे प्रभावित है और पूरे नगर के लिए सरकार को प्लान बनाना चाहिए। पूरे नगर के लिए जो है मुआवजे और उनके भविष्य के संदर्भ में नीति बनानी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल तय है कि अगर आज शहर का एक हिस्सा जाएगा तो 6 महीने बाद, 5 महीने बाद या कुछ समय बाद दूसरे हिस्से को भी प्रभावित होना ही होना है। इसलिए पूरे नगर के हिसाब से, पूरे नगर के लोगों के हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर इसमें संघर्ष होगा। ऐसे ही लगातार जो है, जो बाईपास को लेकर के हमारे सचिव साहब का बयान आ रहा है, उस पर भी हमने स्पष्ट कहा है कि वो जो है इस नगर के लिए खतरा है, खतरनाक है ना। आज भी हमने अपने वक्तव्य में कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश के ज़माने में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बाईपास के खिलाफ निर्णय दिया। इस बाईपास के खिलाफ जो है हाई कोर्ट ने स्टे दिया, जिससे ये 90 के दशक से जो है 2000 तक वो स्टे रहा, 2000 के बाद तक, और वो बना नहीं, रुका रहा। तो उसका कारण है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। उस स्टे का आधार था कि वो 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, तो ना वो रिपोर्ट अभी खारिज हुई है और ना स्थितियां बदली हैं, ना जोशीमठ की जो भूगर्भिक स्थिति है वो बदली है। तो जिस बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि बाईपास बनना इस शहर के अस्तित्व के लिए खतरनाक है, तो आज भी वो बात वैसी की वैसी है। तो इसलिए जो है सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक एनटीपीसी का सवाल है, उस पर भी हमारा ये कहना है कि पूरी आपदा के लिए जो मुख्य तौर पर जिसने हिट किया या जो हेड इंजरी है वो एनटीपीसी की ही है और उसको जिम्मेदार मानना चाहिए, उस परियोजना को बंद करना चाहिए और उस पर जुर्माना लगना चाहिए। ये हमारी टेक है, हमारा आंदोलन का एक प्रमुख सवाल है, प्रमुख मुद्दा है। आज फिर वो बात उठी है। यहाँ जो है हमने फिर सरकार से कहा है कि भूमिहीनों का जो सवाल है, जो लोग भूमि पर काबिज हैं या जिनके मकान बन गए हैं, उनके पास भूमि उनके नाम पर नहीं, उसको दर्ज किए जाने के लिए स्थानीय स्तर पर जो बंदोबस्ती वाला वो है उसको बनाना चाहिए। एक सुझाव हम लोगों ने ये भी दिया था, जो कि पहले भी हम एक बार पूर्व में दे चुके थे, जब सतपाल महाराज यहाँ से सांसद हुए और वो रक्षा मामलों के जो कमेटी थी कैबिनेट की, तो उसमें जो है हम लोगों ने उनके पास तब ज्ञापन दिया था कि जोशीमठ में सेना और जो सिविल का लगातार जो है वो कोई यहाँ डिफाइंड एरिया नहीं है। सिविल और सेना जो है साथ साथ रहते हैं और उसमें लगातार टकराव रहता है, रास्तों को लेके, भूमि को लेकर के, अन्य चीज़ों पर। तो इसका समाधान ये था कि सेना को आगे के मोर्चे पर भेजा जाए और जोशीमठ को केवल सिविल इलाके के तौर पर रहने दिया जाए। आज के दिन पर जो है फिर हमने कुछ वैज्ञानिक लोगों से बात की, तो हमने कहा अगर सेना यहाँ से मतलब आगे शिफ्ट हो जाए तो उसका क्या असर होगा। तो उन्होंने कहा बढ़िया रहेगा, इससे जो है जोशीमठ का जो वजन है, जो जोशीमठ पर भार है, कुछ कम हो जाएगा। क्योंकि सेना के लोग अगर थोड़ा आगे की तरफ चले जाते हैं, मूव करते हैं, तो सेना का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके कम होने से यहाँ शहर की जो भार वहाँ वो है वो थोड़ा कम होगा। बल्कि वो जो है उन इलाकों में सिविल पॉपुलेशन को, जो सिविल आबादी है, उसको फैलने का मौका मिल जाएगा और वो कुछ जगह वहाँ सुरक्षित हैं तो वहाँ लोगों को शिफ्ट भी किया जा सकता है। तो ये सुझाव भी हमने दिया था और शायद कल हम लोग जो ज्ञापन देंगे तो उसमें भी इस बात को हम शामिल करेंगे। तो कल पता सुनने में आया है कि कल कैबिनेट की मीटिंग है और हमारी उस पर नज़र है और हमें उम्मीद है कि जोशीमठ के सवाल को उस कैबिनेट की मीटिंग में उठाया जाएगा, रखा जाएगा और यहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं उनके समाधान उसमें पेश किए जाएंगे। उससे संबंधित चाहे लोगों के मुआवजे का सवाल हो, चाहे उनके विस्थापन पुनर्वास का सवाल हो, जोशीमठ के स्थायीकरण का सवाल हो, या नए जोशीमठ के निर्माण का मामला हो, एनटीपीसी का मामला हो या बाईपास का मामला हो, इन पर जो है राज्य की जो कैबिनेट है कल कुछ फैसले लेगी। इस पर पूरी जोशीमठ क्षेत्र की जनता की तो नज़र है ही है, प्रदेश में और देश में भी लोगों की नज़र है, क्योंकि जोशीमठ जो है पूरे देश के लोगों का आने जाने का, पर्यटन का, तीर्थाटन का, आध्यात्मिक शांति का केंद्र रहा है। तो इसलिए पूरे देश की, दुनिया की इस पर नज़र है। तो हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार इस पर कोई फैसला ले और ताकि जो है लोगों को कुछ राहत मिले, क्योंकि इतना लंबा समय बीत गया है, लगातार आंदोलन है, लगातार संघर्ष है, सड़क पर भी लोग लड़ रहे हैं, उसके अलावा जो है बाकी तौर पर भी लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं।
तो ये हम आशा उम्मीद हमको है कल की कैबिनेट की मीटिंग पे कल कोई फैसले अगर निकल के आएंगे तो फिर हम शाम को उस पर चर्चा करेंगे। अगर ठीक हुए तो आगे उस पर बात होगी, या नहीं हुए तो फिर उसकी आलोचना भी प्रस्तुत करेंगे, जो भी होगा। तो यही आज की बातचीत है। फिर कल हमारा धरना फिर वहाँ जारी रहेगा तहसील में। कल जो है वार्ड नंबर 3 की उसमें बारी है, वो लोग आएंगे और कल शाम को फिर 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। आपके सहयोग के लिए, समर्थन के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आभार।